स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चलिए एंशियंट देख रहे थे, ठीक है। इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव का एंशियंट, तो आज 11 नंबर से फिर स्टार्ट करते हैं और बीच में ही टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कट गया था वीडियो बनाते बनाते। चलिए 11 नंबर से फिर स्टार्ट करते हैं। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित है ये। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि 15 नंबर है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो बिंदुसार बना। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। और बिंदुसार का बेटा कौन था? तो अशोक था। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो देखते हैं, आज 19 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। एंशियंट देखते हैं, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ का एंशियंट आज खत्म करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस ने किया था। और 21 नंबर क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ये जो है 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और 23 नंबर क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जनमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति का त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग युद्ध। और नेक्स्ट देखिए, अशोक का धम्म था तो नैतिक आचार संहिता है। और नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया में किया था। और 28 नंबर है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में किया था। और नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है कि बिहार इतिहास है ये, और इसका जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो छपरा जिला से चंपारण जिला से प्राप्त हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो रुम्मीदेई नहीं है। 31 नंबर है, ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसाद राजप्रसाद स्थित है, कुम्हरार पटना में है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि 33 नंबर क्वेश्चन का राज चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, कुम्हरार पटना में था। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। और 34 नंबर है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही
एक वेतना कर सकते हैं एरियन में। और नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 35 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यदि कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है, फाहियान ने कहा है। और 36 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो अशोक ने। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण था। और 37 नंबर क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था दशरथ ने कराया था। दशरथ अशोक का पुत्र था और इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है और जो बीपीएससी का प्रॉपर तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो बिहार दरोगा का एग्जाम करते हैं का तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और मतलब बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को केंद्र में, सेंटर में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी वैकेंसी जो है बिहार टीचर का ही है। और जो मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, दीदारगंज पटना में हुआ है। और सबसे खासियत क्या है कि तीनों एग्ज़ाम का सिलेबस के पर अगर हम लोग चिंतन मनन करते हैं तो पाते हैं कि तीनों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना। और 40 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और 42 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किनके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था, याद रखिएगा। और किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली ब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रेबो। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के दरबार में हुआ था। और नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बीपीएससी 39 में भी पूछा गया था। और तो वीडियो में बने रहिए। और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों ने। और अशोक की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। अशोक की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। और देखिए, ठीक है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह किसका कथन है? तो मेगास्थनीज का है। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था, उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उसने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, वो सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी सही है, क्योंकि अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए, महेंद्र और संघमित्रा को। और नेक्स्ट देखिए, देवान उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए थे, तो सही बात है, उनके 14 शिलालेखों में लिखा हुआ है और वर्णित है। और नेक्स्ट देखिए, तो उपयुक्त सभी सही हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है कि देवनाम प्रिय यानी देवान प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो अशोक ने किया है। और धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो धम्म नीति का क्रियान्वयन करना और लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी। और न्याय देखिए, ठीक है, कि मौर्यकालीन प्रशासक में राजुक कौन थे? तो न्यायिक अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था और कर वसूलने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब देखिए, मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है? तो देखिए, कौटिल्य का आता है, पाणिनि का आता है और
वर्ष का आता है, उपा वर्ष का आता है। तो सभी जो है ये तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की पहाड़ियाँ। तो 1, 2, 3 सही है और तीनों सही है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, प्रयोग सभी से मिलता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्य दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो नवम शिलालेख यानी 9वां शिलालेख में किया गया। और नेक्स्ट 59 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन कारण जो है शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं था दोस्तों आर्थिक संकट शामिल नहीं था। और नेक्स्ट देखिए मौर्योत्तर में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मौर्योत्तर में आ गए हैं दोस्तों, तो मौर्योत्तर में आ गए हैं, वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य उपरांत मगध पर किस वंश का शासन था। तो इसको भी थोड़ा सा देखिए मतलब मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था। तो ये जो हुआ था शुंग वंश का हुआ था। शुंग वंश के शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमुत्र शुंग था और पुष्यमुत्र का शासन 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। और किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कम्मूटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था। तो चलिए दोस्तों हवा बहुत तेज हो गया है, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।